अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत की। कहा, पाकिस्तान बदतरीन मुनाफ़िक़त कर रहा है। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को वार्निंग। कहा, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स ने दहशतगर्दों के आकाओं को हिलाकर रख दिया। कोलगाम में इनकाउंटर, 3 फौजी जवान और 1 पुलिस अफसर जख्मी। पूरे इलाके को घेर लिया गया। वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी। बीजेपी ने आरएसएस को किनारे कर दिया है, अरविंद केजरीवाल का रिमार्क। बदउन्वान लीडरों के हवाले से मोहन भागवत की खामोशी पर भी उठाए सवाल। और दिल्ली के रंगपुरी इलाके में अफसोसनाक वाकया, बाप ने 4 माजूर बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करते हुए दुनिया को इसके दहशतगर्दी को बढ़ावा देने, अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को पनाह देने और उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में लाखों बंगालियों के कत्ल आम और अक़लियतों पर जुल्म करने के साथ ही सरहद पार दहशतगर्द हमलों की याद दिलाई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हिंदुस्तानी नौजवान सिफारतकार भाविका मंगला नंदन ने हिंदुस्तान को निशाना बनाने वाली तकरीर के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने मसले कश्मीर उठाया और उन पर इस्लामोफोबिया का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने दुनिया को पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने, 2001 में पाकिस्तान में कायम जैश मोहम्मद के पार्लियामेंट पर हमला, 2008 में पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के जरिए मुंबई हमलों और हिंदुस्तान पर दीगर दहशतगर्द हमलों की याद दिलाई। भाविका मंगला नंदन ने कहा, हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इस तरह के मुल्क के लिए कहीं भी तशद्दुद के बारे में बात करना बदतरीन मुनाफिकत में से एक होगा। बुरहान वानी's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Inspired by the legitimacy of their epic struggle, they remain defiant. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. Thank you, Mr. President. उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे असम्बली इंतखाबात को तारीखी नौइयत के इलेक्शन करार देते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी में पहली बार मुकम्मल अक्सरियत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी।
उन्होंने कहा कि सितंबर 2016 में की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद अब दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इन स्ट्राइक्स ने दहशतगर्द आकाओं को हिला कर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इन बातों का इजहार आज हफ्ते के रोज़ यहाँ मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक अजीम शान इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के आदिगाम दियोसर गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान जारी तसादुम में 3 फौजी जवान और 1 पुलिस अफसर जख्मी हो गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वी.के. बर्दी ने इस इनकाउंटर के बारे में मीडिया को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को गुज़िश्ता रात देर गए आदिगाम इलाके में दहशतगर्दों की नकलो हमल के बारे में एक इत्तला मौसूल हुई थी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू की तो इस पर वहां छुपे दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान इनकाउंटर छिड़ गया जो हनूस जारी है। इस दौरान फायरिंग में 3 फौजी जवान और 1 पुलिस अफसर जख्मी हुए, जिनकी हालत मुस्तहकम है। आईजीपी ने कहा इस एनकाउंटर के इख्तिताम पजीर होने में कुछ वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के इलाके अवंतीपुरा में 6 जंगजू मोमिनीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा, अवंतीपुरा पुलिस को मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि जैश मोहम्मद से वाबस्ता एक कश्मीरी दहशतगर्द जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है, नौजवानों को मिलिटेंट सफ़ों में शामिल करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। इसके तहत नौजवानों को हथियार फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अंजाम दे सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन त्राल में मुतल्लिका दफ़ात के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन पर पार्टी में बदउनवान लीडरों को शामिल करने का इल्ज़ाम लगाया। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली असम्बली में अपने खिताब के दौरान दिल्ली के साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से बदउनवानी के इल्ज़ामात वाले लीडरों को बीजेपी में शामिल करने पर सवाल किया। अरविंद केजरीवाल ने भागवत को लिखे एक मुबैना खत का हवाला देते हुए पूछा, क्या मोहन भागवत मोदी के सबसे बदउनवान लीडरों को ईडी और सीबीआई के जरिए डराकर बीजेपी में शामिल करने के फैसले से मुतमईन है? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने आरएसएस को किनारे कर दिया है। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था
कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच देके दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए, उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था, सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे। यामिनी और यशवंत जाधव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश रियासती सदर अजय रॉय ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के जम्मू कश्मीर में दिए गए हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सीएम योगी ने एक अवामी जलसे में दावा किया था कि बीजेपी की वापसी के बाद पीओके यानी पाक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाला है। अजय रॉय ने इस बयान को झूठा करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर्स सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि यूपी में जंगल राज का माहौल है। अजय रॉय का कहना था कि यूपी में रोजाना रेप और फर्जी इनकाउंटर्स हो रहे हैं और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर जाकर झूठी बयानबाजी में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि यूपी को संभाला नहीं जा रहा है और जम्मू कश्मीर में जाकर झूठ बोला जा रहा है। पहले यूपी में बेहतर काम करें और फिर कहीं अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करें।
कांग्रेस ने हफ्ते के रोज चंडीगढ़ में हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लिए खुसूसी मराआत का ऐलान किया गया है। मंशूर के मुताबिक 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा और खवातीन को हर माह 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का वादा भी मंशूर में शामिल है। वाज़ेह है कि यह मंशूर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियादत में तैयार किया गया है और उसे 7 वादे पक्के इरादे के नाम से जारी किया गया है। मंशूर में कहा गया कि कांग्रेस ने साबिक़ा हुकूमत में किए गए वादों को पूरा किया था और इस मर्तबा भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। बेंगलुरु की एक अदालत ने मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के इल्ज़ाम में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। बेंगलुरु में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत ने यह हुक्म इंतखाबी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के इल्ज़ाम के सिलसिले में दिया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद के शरीक सदर आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में शिकायत दर्ज करके मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म देने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि इंतखाबी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की गई है। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक वालिद ने अपनी 4 माजूर बेटियों के साथ जिंदगी का खात्मा कर लिया। वालिद हीरा लाल की उम्र तकरीबन 50 साल थी और वो कारपेंटर का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक वो अपनी अहलिया की 1 साल कबल कैंसर से हुई मौत के बाद शदीद जहनी दबाव का शिकार थे और अपने 4 माजूर बेटियों की देखभाल की वजह से परेशान थे। पुलिस के मुताबिक 4 बेटियों में एक बेटी को नज़र की कमजोरी थी, जबकि दीगर बेटियों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना था। पुलिस ने जुमे की सुबह उनकी नाशें किराए के घर से बरामद की। मौके से कोई खुदकुशी नोट भी नहीं मिला, लेकिन इब्तदाई तहकीकात में मामले को खुदकुशी के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफसीलात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। वे ड्यूटी चले गए थे करीब 9 बजे। उसके बाद एक केयरटेकर का फ़ोन आया, जो हमारे लैंडलॉर्ड के केयरटेकर यहाँ रहते हैं, एक नीचे रहते हो, तो बोलो भाई साहब यहाँ को वो जो 4 नंबर वाले का कोई नंबर वंबर आता पता कुछ है? मैं कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो जो भी होगा तुम्हारे पास होगी, तुमने किराए लगाए। तो कहता है वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है और सामने वाले से वो फ़ोन कर रहा है उन्होंने सामने वाले मकान से, तो कहते हो बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है। मैं कहा होते नहीं है, कोई कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन से हमने देखे भी नहीं है उनको। 3-4 दिन पहले उनके फादर को देखा था खाली, उसके बच्चे तो निकलते नहीं है घर से कभी ज़िंदगी में। तो उसके बाद मैंने कहा वो सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फ़ोन करो, पुलिस वुलिस लाओ, ऐसे अपने आप मत जाना। हाँ, फिर वो पुलिस वुलिस बुलाया, फिर फ़ोन ऑन किया, फिर मैंने अब घर पर फ़ोन किया, मैं ये मकान सामने ही है, तो उसको पता था कि हमें क्या हुआ है। मैंने ऐसी ऐसी बात है हुआ। मैं कहा पुलिस आया है? मैंने कहा हाँ पुलिस आया। फिर उसके बाद गया, मैंने पता करा, हाँ 4 बॉडी पड़ी है और उसके फादर के पाँचों मतलब जो भी 5 बॉडी पड़ी है उसमें। तो बच्चे का हालत जो है, उनकी मादर जो है 3-4 महीने पहले ही वो डेथ हो गए थे, बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में डेथ हो गया, वो चला गया। उसके बाद बच्चे सारे 4 बच्चे लड़की थे, सियानी लड़की थे, करीब 15 साल से शुरू करके 25 साल के बीच में 4 लड़की थे। 4 लड़की में से सारे अपंग थे, कोई सीधा चल नहीं पाते थे, क्योंकि इनको हमेशा दरवाज़ा बंद, जिसके अंदर विटामिन ABCD कुछ मिलना ही नहीं है तो सीधी हो ही नहीं सकता कभी भी। और सारे अपंग थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। कभी कभी देखे है बाहर, ऐसे बात नहीं है, कभी जाते भी थे बड़ी मुश्किल से, कभी तो टेढ़ा मेढ़ा वो लेके गोदी लेके नीचे जाता था, वो गोदी लेके ऊपर आता था। बाप करते करते तो बाप को देखते देखते तरस आता था। धीरे धीरे बाप को देखते सूख गया बिल्कुल। मैं कहा बेचारा क्या हो रहा है, इस फैमिली का होगा क्या? ये तो आज न काल कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि बाप के पास टाइम नहीं मिलता तो काम कब करेगा। स्पाइनल हॉस्पिटल है, बस उनको उसमें काम करते थे वो कारपेंटर की। तो उसके बाद देखे खाने में क्या खाते थे, पेप्सी वेफर रोज़ देखते थे, वो कूड़े वगैरह रखते थे ना बाहर, दरवाजे के कूड़े वाला आते थे, तो पेप्सी वेफर ये सब खा के इंसान कब तक जिंदा जाएंगे। रोटी कभी कभार ढाबे से ले आता था, खुद बनाने नहीं पाते थे। करते करते अब ज़िंदगी से बेचारा हार गए, सुसाइड कर लिए होंगे सारे। मसला इनकी भूखमरी की बात है। और फिर गरीब अपंग बच्चे है लेके कहाँ तक झेलेगा। मादर से इनके चले गए, क्या करेंगे बताओ।
जिंदगी इंसान जब हार जाते तो कोई ना कोई रास्ता स्टेप तो उठाना ही पड़ता है। ये बेचारा भी उठा लिया, चले गए सारे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने माजूरी के साथ रहने वाले बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और माजूरी के बाहमी ताल्लुक़ के मौजू पर 90वें सालाना कौमी स्टेक होल्डर्स मुशावरत में शिरकत की। सामाईन से खिताब करते हुए उन्होंने माजूर बच्चों को दरपेश चैलेंजों पर रोशनी डाली। इस मसले पर बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी 2 माजूर बेटियों और उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर दरपेश मुश्किलात की मिसालें दी। Our children suffer from a condition. They have been born with a condition called Nemollin myopathy. It's a genetic condition which they have inherited at birth. They were born in Uttarakhand. Before they came into our lives around 2014, there was an absence of knowledge about myopathy. Absence of knowledge among doctors, amongst caregivers, and certainly complete absence of knowledge on the part of their parents. And of course, everyone lives in a sense, in a feeling of self-denial. The families where the children are born feel that, well, there's nothing wrong with them. There were no testing facilities, even in major institutes in India. And where there were testing facilities, such as the Postgraduate Institute in Lucknow, we were told that the test then was so invasive and so painful that they would remove a part of the tissue from the child without anesthesia. It was so terribly painful. And I still remember the time when the test was done. The test had to be done for both the children. And after the older child underwent the test, all that she could say in that sense of pain and suffering for the test, she said, "Don't allow my sister to go through this, please." So there was an absence of adequate testing, absence of schools in Uttarakhand. When the children came to us in Allahabad, the sole school which was run by the good Mr. Banerjee for children with disabilities had shut down because Mr. Banerjee was no more. And there was no school where the children could even learn the basics of alphabet or everything that a little child aspires for. अबू धाबी में आईफा की रंगारंग तकरीबात का आगाज हो चुका है। बॉलीवुड के सरकर्दा सितारे आईफा की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। अनन्या पांडे, कृति सनन, ऐश्वर्या राय, समंता ने इस मौके पर अपने मुस्तकबिल के मंसूबों और आने वाली फिल्मों के हवाले से बातचीत की। Congratulations on the CGR and trailer. Thanks. But I want to know how scary can AI get? Very, very scary. I'm very untech savvy, so I'm quite clueless when it comes to AI. But you know, after doing this film and watching the film, there was actually like 10 minutes of silence in my house when we watched the film because it's that impactful and scary. Because I think when we started shooting the film, it felt like, oh, this is like a faraway reality कि शायद future में ऐसा होने वाला है. But now when the film is releasing, we keep joking that it's almost like a documentary. क्योंकि now so much has already happened since then. So, yeah. Congratulations on Corbin Thank Day you. also. Notebook we're all born with. So yeah, you're incredible. You do you, and you're incredible with your daughter. So blessings and love. What? What are you wearing today? Who? I'm wearing an outfit, but the designer is Manish Malhotra. You started your career with Mani Ratnam, 1997 Iruval. 27 years later, we are here for PS2. So, how much have you and Mani Ratnam evolved as artists in these 20 years? Choti mo badi baat, I can't even speak about his evolution as a maker because I have respected him, right? He's my guru. So from the beginning, I just say I'm very grateful that I got to work with Mani Garu for my first movie. And I was so honored that he asked me to be his Nandini in Ponniyin Selvan, and I'm glad today we as a team get to enjoy the audience celebrating our film and how, I mean 30 nominations. और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत की। कहा, पाकिस्तान बदतरीन मुनाफिकत कर रहा है।
नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को वार्निंग, कहा 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स ने दहशतगर्दों के आकाओं को हिलाकर रख दिया। कोलगाम में एनकाउंटर, 3 फौजी जवान और 1 पुलिस अफसर जख्मी, पूरे इलाके को घेर लिया गया। वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी। बीजेपी ने आरएसएस को किनारे कर दिया है, अरविंद केजरीवाल का रिमार्क। बदउन्वान लीडरों के हवाले से मोहन भागवत की खामोशी पर भी उठाए सवाल। और दिल्ली के रंगपुरी इलाके में अफसोसनाक वाकया, बाप ने 4 माजूर बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।